तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एसएचएम का नया लेक्चर लेके आया हूँ। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एसएचएम में एनर्जी कैसे निकालते हैं, है ना। और एनर्जी से मेरा मतलब है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की हम चर्चा करने वाले हैं आज, है ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है तो उसके लिए एक मीन पोजीशन होता है ना बच्चों। और वो टू एंड फ्रो मोशन करता है किसके अबाउट, प्लस ए और माइनस ए के अबाउट, है ना। अब मान लीजिए कहीं पर पार्टिकल है यहाँ, मान लो किसी टाइम टी पर है ना बच्चों। और वो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है मीन पोजीशन से बच्चों, एक्स। और मैं आपसे बोल रहा हूँ जब उसकी पोजीशन एक्स है तब उसकी वेलोसिटी वी है। और इस पार्टिकल का जो मास है, मास एम है, तो एम को हम लिख सकते हैं मास ऑफ पार्टिकल, है ना। ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। अब इस पॉइंट पर टी टाइम पे आपको क्या बताना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। पहले हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी तो वो निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला पता है। अगर आपको किसी पॉइंट पर पता है कि वेलोसिटी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो ये हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी है, ये आप v के टर्म्स में, फंक्शन ऑफ v है ना बच्चों, मतलब v के टर्म्स में लिख रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी v के टर्म्स में कितना लिखा, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको x देते हैं, तो आपको काइनेटिक एनर्जी x के टर्म्स में ही पता होनी चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपको x गिवन होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी x के टर्म्स में क्या लिखी जाती है। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे v की वैल्यू v स्क्वायर है, तो v को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे बच्चों, v और x का रिलेशन से। अब आपको याद होगा v और x का रिलेशन क्या था, v स्क्वायर। मैं डायरेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, है ना। ऐसा हम कई सवालों में भी कर चुके हैं और पहले इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। तो वी एक्स का रिलेशन हुआ करता था ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ v की जगह पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x निकल आएगा, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x कितना आ जाएगा बच्चों, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ ओमेगा स्क्वायर, मतलब हाफ m, और v स्क्वायर की जगह लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो लीजिए ये काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ v आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x भी आ गया, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। अब कई बार ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी पूछ लेगा आपसे, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे, ये भी आपसे पूछ सकता है ना। कि आपको टाइम दे दे और पूछे कि कितनी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हम। अब आप देखो, आपको तो पता है जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है बच्चों, ये तो आपको पता है ना, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। अब हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल लें, तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन, ये तो पहले भी कर चुके हैं, डी एक्स बाई डी टी। तो वहाँ से हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये जो v है, v की वैल्यू आप पुट कर दो हाफ एम वी स्क्वायर, v की ये वाली वैल्यू जो टाइम के फंक्शन में वी टी रिलेशन हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, है ना। तो उसको रखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम का फंक्शन, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आपको याद होगा ये ओमेगा की वैल्यू क्या लिखी गई थी, ओमेगा की वैल्यू होती थी रूट के बाई एम। ये हमने वैल्यू यूज़ की थी ना, दोनों साइड स्क्वायर ले लो आप,
तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के अपॉन एम। तो यहाँ से देखो आप एम को इधर ले जाओ तो आपको के मिलेगा। तो के क्या मिलेगा बच्चों, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर। मतलब एम ओमेगा स्क्वायर को आप के लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, के। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर है, तो इस एम ओमेगा स्क्वायर को आप के भी लिख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आप ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को आपने के लिख लिया तो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो याद रखेंगे इसको, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आपको किसी के टर्म्स में पूछ ले, आप बहुत ईजिली काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो। वेलोसिटी के टर्म्स में पूछे तो हाफ एम वी स्क्वायर, एक्स पोजिशन के टर्म्स में पूछे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये एक्स वाले को भी लिख सकते हो। एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर एम ओमेगा स्क्वायर के होता है, तो एक्स का फंक्शन ऐसे भी लिखा जाता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या कई बार इसको ऐसे भी लिख लेते हैं हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, जैसा भी आप लिखना चाहो, है ना। तो ये आपको मैंने बहुत सारे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले बता दिए, फंक्शन ऑफ टाइम भी बता दिया मैंने आपको, फंक्शन ऑफ क्या बता दिया बच्चों, फंक्शन ऑफ टाइम बता दिया, फंक्शन ऑफ एक्स बता दिया, है ना, और फंक्शन ऑफ वी बता दिया। तो मैंने आपको तीनों फॉर्मेट में काइनेटिक एनर्जी निकालना सिखा दी। तो आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में कैसे निकाली जाती है ये आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग स्क्रीन को पॉज कर लेंगे और नोट्स ले लेंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो बच्चों अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने से पहले आपसे मैं कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ, या ऐसा समझो कि आपने इसको वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहता हूँ, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। अब आप लोगों को याद, आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा सिंपल सी चीज़ कि भाई ये ग्राउंड है ना बच्चों, ये आपका ग्राउंड है, और ग्राउंड से हम एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, अगर हम इसको h हाइट ऊपर ले जाएं, इसको h हाइट ऊपर ले जाएं, तो आप बोलते थे सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, है ना। अगर हम इस किसी ब्लॉक को ग्राउंड से, वर्क एनर्जी पावर में आपने ऐसा पढ़ा है, अगर मैं h हाइट ऊपर ले जाऊं तो आप बोलते थे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती थी। लेकिन याद रखो आप कि ये पोटेंशियल एनर्जी mgh तब होती थी जब आप ग्राउंड पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ग्राउंड पर, उसको आपने रेफरेंस लेवल माना था, मतलब वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी इसको रेफरेंस लेवल मान लेते थे, और रेफरेंस लेवल पर आप पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लेते हो बच्चों, जीरो, ताकि हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आए वो कैसा हो, वो बहुत ही आसान बन जाए, है ना। तो आप किसी भी h हाइट ऊपर जाते हुए, h हाइट के ऊपर जाते वक्त आप पोटेंशियल एनर्जी mgh बोलते हो, लेकिन आपको याद होगा ये पोटेंशियल एनर्जी mgh तभी बोल सकते थे आप जब आपने ग्राउंड को रेफरेंस लेवल माना है। रेफरेंस लेवल का मतलब क्या है कि ग्राउंड पे आपने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया था बच्चों, जीरो, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे ही आप ऐसा भी बोलते थे कि सर अगर हम h हाइट नीचे आ जाएं, इस मास को मैं ग्राउंड से जहाँ पे आपने रेफरेंस लेवल माना है, तो रेफरेंस लेवल से आप h हाइट नीचे आ जाओ तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी -mgh, जब ग्राउंड को आपने रेफरेंस लेवल माना है। मतलब रेफरेंस लेवल से ऊपर जाने पर mgh मानते थे और रेफरेंस लेवल से नीचे आने पर -mgh होते थे, है ना। अब थोड़ी सी हम सिचुएशन को यहाँ पे अलग से डील करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ना। ये थोड़ा सा रिवीजन है, ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका ऐसी बिल्डिंग है ना, मान लीजिए 2 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है, ठीक। अब यहाँ पर 3 आदमी खड़े हैं, एक आदमी यहाँ खड़ा है जिसको हमने ए नाम दे दिया,
एक आदमी यहाँ खड़ा है जिसको हमने बी नाम दे दिया, और एक आदमी हमारा यहाँ खड़ा है जिसको हमने सी नाम दे दिया, है ना बच्चों। अब आप ध्यान से देखो, और ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो आपका h है, और ऊपर वाली स्टोरी की भी जो हाइट है वो मान लीजिए h है। अब आप मान के चलिए कि आप a की नज़रिए से देख रहे हैं, a के बिहाफ में देख रहे हैं, है ना बच्चों, a के बिहाफ में। तो a के बिहाफ में a का जो ग्राउंड लेवल है वो उसको रेफरेंस मान लेगा। a के लिए तो इसका ग्राउंड जो होगा जहाँ पे वो खड़ा है वो उसी को रेफरेंस मानेगा ना बच्चों। तो a के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी अपनी खुद की, तो a के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि ये तो ग्राउंड पे ही खड़ा है, ग्राउंड लेवल को ही रेफरेंस मान रहा है। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी नीचे वाले फ्लोर पे कितनी होगी 0। जबकि जब a b को देखेगा तो b जो है वो a को h हाइट ऊपर नजर आएगा, तो वो a के लिए b की क्या पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, मान लो तीनों का मास mm है, तो a को b की पोटेंशियल एनर्जी कितनी दिखाई देगी, तो आप बोलोगे सर वो h हाइट ऊपर है इसलिए रेफरेंस लेवल से ऊपर है, इसलिए आप बोलोगे सर mgh। और a को c की पोटेंशियल एनर्जी कितनी दिखाई देगी, तो आप बोलोगे सर 2mgh, क्योंकि उसकी हाइट h प्लस h 2h हो गई, है ना बच्चों। ये समझ में आ रहा होगा। a के हिसाब से c की हाइट कितनी है ग्राउंड से, जिसको उसने रेफरेंस माना हुआ है, तो h प्लस h 2h है ना, इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो 2mgh। आई होप समझ में आया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप b के नज़रिए से देखिए, b के रेफरेंस से देखिए आप, तो अगर आप b के रेफरेंस से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि b के लिए तो b जहाँ खड़ा हुआ है वो इसके लिए ग्राउंड लेवल हो गया ना, रेफरेंस लेवल। b के लिए ये रेफरेंस लेवल है, तो b को अपनी खुद की पोटेंशियल एनर्जी कितनी दिखाई देगी, b को अपनी पोटेंशियल एनर्जी 0 समझ में आएगी। और b से पूछेंगे कि भैया c की बताओ, तो b बोलेगा मेरे से c h हाइट ऊपर है, तो मेरे लिए तो c की जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि h हाइट ऊपर है इसलिए वो बोलेगा mgh। और जबकि आप b से पूछोगे कि a की क्या है बताओ पोटेंशियल एनर्जी, तो वो बोलेगा कि रेफरेंस लेवल से नीचे है h हाइट, तो माइनस mgh, है ना बच्चों। वैसे ही मैं आपसे बोलता हूँ कि आप c के नज़रिए से देखें जरा, c को रेफरेंस ले, तो c अपने वाले c जहाँ खड़ा हुआ है वो अपने फ्लोर को क्या मानेगा, रेफरेंस मानेगा। तो c के लिए b h हाइट नीचे है, तो c को तो अपना पोटेंशियल एनर्जी कितना दिखाई देगा 0, जबकि b h हाइट नीचे है तो माइनस mgh। और जबकि वो a को देखेगा तो c से a कितनी हाइट के नीचे है h प्लस h 2h, तो माइनस 2mgh, है ना बच्चों। इस तरीके से तो आप ध्यान से देखो कि अगर आप रेफरेंस बदल रहे हो, यानी पहले a रेफरेंस था, फिर b रेफरेंस था, फिर c रेफरेंस था, तो आप किसी पॉइंट की एनर्जी देखो, चाहे c पॉइंट की एनर्जी देखो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार बदल रही है। यानी कि एक बात हमें यहाँ से क्लियरली समझ में आती है कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल। यानी कि किसी पॉइंट की क्या पोटेंशियल एनर्जी है, देखो हर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है। अगर आप रेफरेंस बदल रहे हो तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो किस बात पे डिपेंड करता है, रेफरेंस। मतलब रेफरेंस कहाँ चूज किया है तभी आप किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बता पाओगे। यानी जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का बारे में बात करते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, वहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर रेफरेंस लिया गया होगा, तो वो रेफरेंस लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। अच्छा, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें फिर से नोट करोगे आप देखो, आप किसी भी उसमें किसी भी केस के लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, आप जरा ए और बी पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालो। आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है ना, एनर्जी डिफरेंस निकाल के देखिए। तो देखिए ए के लिए मैं निकाल के देखता हूं, तो mgh माइनस 0, तो डिफरेंस कितना आया बच्चों mgh। बी के नजरिए से देखो 0
माइनस माइनस एम जी एच, यहाँ पर ध्यान देना, ये 0 माइनस माइनस एम जी एच, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भी कितना डिफरेंस आएगा, एम जी एच। इसके लिए देखो माइनस एम जी एच माइनस माइनस 2 एम जी एच, तो माइनस एम जी एच प्लस 2 एम जी एच हो जाएगा, तो भी आंसर कितना आएगा, एम जी एच। वैसे ही आप इन दोनों के बीच का रेफरेंस डिफरेंस देखो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 2 एम जी एच माइनस एम जी एच, तो कितना बचेगा बच्चों, एम जी एच। बी के लिए देखो एम जी एच माइनस 0, तो भी एम जी एच बचा। सी के लिए 0 माइनस माइनस एम जी एच, तो भी एम जी एच आएगा। आप एक काम करो, तीनों के लिए ए और सी के बीच का डिफरेंस देखें आप, तो 2 एम जी एच माइनस 0, तो आंसर आएगा 2 एम जी एच, है ना बच्चों। एम जी एच माइनस माइनस एम जी एच, तो भी कितना आएगा, 2 एम जी एच। सी के लिए देखो 0 माइनस माइनस 2 एम जी एच, तो भी कितना आएगा, 2 एम जी एच। यानी ध्यान से देखो कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, रेफरेंस लेवल, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इस बात को नोट करो कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किस बात पे डिपेंड नहीं करता है, रेफरेंस लेवल, यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस लेवल। इस बात को बहुत ध्यान से समझें आप कि यहाँ पे क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी difference does not depends on reference लेवल। यानी आप कोई भी रेफरेंस लेवल चूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी रेफरेंस लेवल। ये मेरे ख्याल से आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। पहला पॉइंट, ये बात दिमाग में रखें कि पोटेंशियल एनर्जी जब हम डिफाइन करते हैं तो हमें एक रेफरेंस चूज करना पड़ता है, उस रेफरेंस के हिसाब से अगर वो रेफरेंस बदलता है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज, वो चेंज हो सकती है। बट दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप रेफरेंस लेवल कुछ भी लो, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लेवल। आई होप मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इस बात को समझाने के पीछे लॉजिक क्या है वो भी समझें। ध्यान से आप देखें तो आपको मैंने बताया किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस वो चेंज नहीं होता है, चाहे आप रेफरेंस लेवल कुछ भी हो। तो आप एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना ज़्यादा अक्लमंदी वाला काम है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस पे बदल जाती है। तो यहाँ पे किसको डिफाइन करना जरूरी है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो एक्चुअली में आप डिफरेंस ही डिफाइन करते हो, बस बाद में एक जगह रेफरेंस लेवल मान लेते हो और उस रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कर देते हो ताकि आपका फॉर्मूला आसान हो जाए, इसलिए आप ऐसा करते हो। बाकी नहीं तो डिफाइन किसको किया गया है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब आप याद रखें, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस is only defined for conservative forces। अब आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, वर्क एनर्जी पावर में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है ये सिर्फ किसके लिए डिफाइन किया जाता है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस, अब ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, तो ये भी आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है। कंजर्वेटिव फोर्सेस दो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि इट डज नॉट, मतलब कंजर्वेटिव दो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो हम आप लिख सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये होता है कि वर्क डन इन साइक्लिक लूप इज 0। यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप किसी भी पाथ से जाओ, भाई एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, चाहे आप ऐसे जाओ चाहे आप ऐसे जाओ चाहे आप ऐसे जाओ, वर्क डन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, डिपेंड ही नहीं करता किस पे, पाथ पर, चाहे कैसे भी जाओ। और अगर आप एक जगह से चले हैं और वापस उसी जगह पे आ जाएं, क्लोज लूप में आप ट्रेवल करेंगे,
तो भी वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अगर ये दो प्रॉपर्टीज कोई फोर्स फॉलो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब आपको याद होगा कि जो आपका स्प्रिंग फोर्स होता था, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के लिए जो फोर्स लिखते थे ना आप, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, तभी तो आपने स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी, है ना, की थी कि नहीं की थी। अब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और यही तो हमारा किसका फोर्स भी है बच्चों, एस एच एम का। तो एस एच एम का फोर्स भी किसके जैसा है, स्प्रिंग फोर्स का है। इसलिए हमारा जो एस एच एम का रीस्टोरिंग फोर्स है वो भी कैसा फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना। इसलिए हम एस एच एम के केस में क्या डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, स्प्रिंग और एस एच एम अलग अलग चीजें हैं, बट दोनों का फोर्स का नेचर एक जैसा है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा हुआ है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं एनालॉजी से समझा रहा हूँ कि एस एच एम का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी एक कैसा फोर्स है बच्चों, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो बच्चों आई थिंक आपको पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कंसेप्ट समझ में आया है। तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा बच्चों को हजम नहीं होता है ना, इसलिए इसको अच्छे से समझें। अगर लेकिन एक बार समझ गए आप तो आपको कभी भी इसमें तकलीफ नहीं होगी, है ना। और वैसे भी 12th क्लास में भी आप जाने वाले हैं, तो 12th क्लास में पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसमें दूसरा चैप्टर आएगा पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और उसमें भी आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा। तो ये जो बातें मैं अभी बता रहा हूँ ये वहाँ भी काम आएंगी, इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट को। मैंने आपको क्या बताया कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करता है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रेफरेंस लेवल अगर आप अलग अलग चूज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बदलेगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना, यहाँ पे लिख सकते हो आप, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कभी भी डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल। दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कभी भी रेफरेंस लेवल पे डिपेंड नहीं करता है। और तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस सिर्फ किसके लिए डिफाइन किया जाता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, है ना। और कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, जो दो प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, कौन कौन सी। पहली कि वर्क डन बाई फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, आप एक जगह से दूसरी जगह किसी भी पाथ से जाओ वर्क डन सेम आएगा। और दूसरा, आप जहां से शुरू कर रहे हो अगर वहीं पहुंच गए, साइक्लिक लूप में चल रहे हो, तो वर्क डन कितना होना चाहिए, 0। तो इन दो प्रॉपर्टीज को जो फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस। और मैंने आपको एनालॉजी से बताया कि वर्क एनर्जी पावर पढ़ते समय आपने पढ़ा है कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसलिए स्प्रिंग फोर्स जैसा ही हमारा एसएचएम का रीस्टोरिंग फोर्स होता है। इसलिए एसएचएम का रीस्टोरिंग फोर्स भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए हम एसएचएम के लिए किसको डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अच्छा, इसमें एक और बात मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जब डिफाइन करते हैं तो हम एक रेफरेंस लेवल चूज कर लेते हैं और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, 0, ताकि हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाए बच्चों, ईजी, और कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। तो ये सारी बातें आपको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड बात याद रखनी है, ये कई जगह पे आपको काम आएगा। तो आप लोग इस सब चीज़ों को नोट कर लो और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखें आगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन किया गया है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, उसको कैसे डिफाइन किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसकी डेफिनेशन। ये भी आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को ऐसे डिफाइन किया गया है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। तो डेल्टा यू दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो इसको लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव। इस चीज़ को अब अपन यूज़ करेंगे, है ना, एसएचएम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। तो आपको समझ में आया होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स जो है एसएचएम का, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, उसका इक्वेशन क्या है बच्चों? तो उसकी इक्वेशन आप याद रखेंगे, माइनस के एक्स। माइनस के एक्स लिखते हैं अपन क्योंकि एक्स और फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये वेक्टर में लिखा है। लेकिन अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करूं, है ना बच्चों, तो वो आप सिर्फ क्या लिखोगे? के एक्स। तो एसएचएम के रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? के एक्स। डायरेक्शन तो हम लॉजिकली बता देंगे, है ना। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो हमें तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है एसएचएम में। अब वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम इस इक्वेशन का यूज लेंगे। अब ध्यान से देखो, आपको एक चीज़ और बताई गई होगी कि जब भी फोर्स कैसा होता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब फोर्स अपनी वैल्यू लगातार चेंज करे। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो एसएचएम का फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है कि नहीं? आपने देखा है कि एक्सेलरेशन लगातार वेरी करता है, इसलिए एसएचएम का फोर्स भी कैसा फोर्स है बच्चों? वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन निकालने का तरीका क्या है? इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। ये भी पता है आपको, है ना। तो हम इसका भी यूज़ करेंगे, इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको मेरे ख्याल से बेसिक सारे क्लियर होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने में क्या क्या बेसिक लगना है। अब उनका यूज़ करके हम पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में निकालते हैं। अब फिर से उसी पे बात पे आ जाते हैं कि बच्चों ये अपना मीन पोजीशन है ना। और आप पता है कि आप प्लस ए और माइनस ए के बीच में एसएचएम हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप किसी भी एक्स दूरी पे गए, एक्स दूरी पे जाके आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया, डेट इज डी एक्स। अब इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो आपका मैग्नीट्यूड है फोर्स, क्योंकि आप एक्स राइट की तरफ गए हैं, तो आपको मैंने बताया था कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब पीछे की तरफ। और पीछे की तरफ कितना मैग्नीट्यूड लगेगा बच्चों? के एक्स। यानी फोर्स लग रहा है पीछे और आप उसको ले जा रहे हो कहाँ बच्चों? आगे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने एंगल हो गया? 180 डिग्री का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने का एंगल बन गया बच्चों? 180 का, क्योंकि वो यूज़ होगा ना, क्योंकि हमें इसके लिए निकालना है अभी, है ना, वेरिएबल फोर्स का वो लगाना है। तो मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, और एक्स पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम मान लेते हैं यू एट एनी एक्स। तो हम मीन से एक्स दूरी पे गए, तो मतलब ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया और एक्स पर हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो हम डेफिनेशन लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलें कि पोटेंशियल एनर्जी को जैसे डिफाइन किया गया है ना। तो हम लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एक्स इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इंटीग्रल, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बच्चों? के एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? डी एक्स, और इंटू, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है ना बच्चों, तो कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? कॉस 180, है ना। और मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू, एक्सट्रीम पे बोल रहा हूँ मैं, एक्स पर एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? एक्स ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन यू पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन, एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो तो माइनस साइन बाहर आएगा और के बाहर आएगा, है ना बच्चों। अंदर क्या बचेगा? एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन 0 टू एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस के ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट हो जाएगी बच्चों 0 टू एक्स। अब यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान से देखो, तो इस वाली क्वांटिटी को इधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगी, और इस वाली क्वांटिटी को इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एक्स इन एसएचएम क्या लिखा जाएगा? इसको इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस
ये इधर आया ना, और मीन पोजीशन तो था ही, तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बना, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी से फंक्शन ऑफ एक्स अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको बोला जाए कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखें, तो आपको पता है कि एक्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, वो होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो आप यहाँ पे पुट कर दें, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये आपका, सॉरी यहाँ पे u एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ये सॉरी साइन स्क्वायर लिखना है, ये उस पूरे का स्क्वायर करेंगे ना, एक्स स्क्वायर, तो के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यहाँ पे प्लस ये लिखना ही भूल गया मैं, ये नहीं है यहाँ पे, प्लस ऐसे आगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, है ना बच्चों। तो ध्यान से देखो, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है एसएचएम के केस में जो हमने डिफाइन की है। आपको पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी मैंने बता दिया है, और पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी बता दिया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, और हम अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे की स्लाइड में चलते हैं और हम बात करेंगे अब टोटल एनर्जी का, है ना बच्चों। तो आई होप नोट कर लिया आपने, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन भी निकाल लिया, आपका पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एक्स निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, जैसे अभी हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, उसका क्या फॉर्मूला आया था बच्चों, अभी आपको लिखवाया था तो याद होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, है ना। और अगर u एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखें तो आपने अभी लिखा था कितना बच्चों, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, है ना बच्चों। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, मतलब जनरली। तो जो जनरल केस है हमारे 95% ऑफ द सवाल हैं, तो हम यहाँ पे एक रेफरेंस लेवल चूज़ करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था फॉर्मूले को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम रेफरेंस लेवल चूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान सकते हैं बच्चों, 0। तो यहाँ पे वो जो रेफरेंस लेवल है वो मीन पोजीशन को माना जाता है ना, ताकि हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा आसान हो जाए। तो आप याद रखेंगे कि 95% ऑफ द केस में आपको ये फॉर्मूले यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, इसको हम और आसान करेंगे। तो जनरली इसको लिखेंगे, जनरली पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल्स टू 0। जनरली हम ऐसा लिखते हैं बिकॉज मीन पोजीशन इज कंसीडर्ड एज रेफरेंस लेवल, क्योंकि मीन पोजीशन को रेफरेंस लेवल कंसीडर किया जाता है, इसलिए हम मीन पोजीशन पे क्या लेते हैं बेटा, ये। तो 95% सवालों में आप ये लिखोगे ही नहीं, इसलिए जो आपको किताबों में लिखा हुआ मिलता है, किताबों में ऐसा लिखते नहीं है, किताबों में डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं, मीन पोजीशन को 0 कर देते हैं, रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, वहाँ और लिख देते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो कितना आसान हो गया फॉर्मूला, एक्स आपका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, और u एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उसको क्या लिख लेंगे, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जनरली कौन सा केस हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो, तो
अगर हम इसी केस में अब टोटल एनर्जी निकालें, किसकी बात करेंगे बच्चों? टोटल एनर्जी इन SHM। तो टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होता है बच्चों? टोटल जो एनर्जी होगा वो तो आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये बात तो तय है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो उसको अपन निकालते हैं अब, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जब अभी टोटल एनर्जी हम निकाल रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन है उसको रेफरेंस माना गया है, और टोटल एनर्जी रेफरेंस मानते समय मीन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को कितना मानेंगे बच्चों? 0। ऐसा हम मान लेते हैं ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, तो टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन करना है अपन को। सबसे पहले तो टोटल एनर्जी जो है उसको आप x के फंक्शन में निकालो। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x। अब आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x आपने निकाला हुआ है पहली स्लाइड जो आज का लेक्चर शुरू किया था, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ फिर से, है ना। तो आप देखो बच्चों, आपने काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x क्या निकाला था? हाफ KA² माइनस हाफ KX², है ना। तो इसको मैं वहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x हाफ KA² माइनस हाफ KX², है ना बच्चों। और u एज अ फंक्शन ऑफ x, जब आपने मीन पोजीशन पे 0 माना हुआ है तो देखो ये लिखा हुआ है अपने पास हाफ KX²। तो अब टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x क्या होगा बच्चों? इन दोनों का सम। तो इनको सम करते हैं, हाफ KA² माइनस हाफ KX² प्लस हाफ KX²। ध्यान से देखो तो ये दोनों कट गए, तो एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x कितना है बच्चों? हाफ KA²। और याद ध्यान से देखो आप, तो ये टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा है, बट टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब तो यही हुआ, असलियत में ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना। तो आपको समझ में भी आया होगा कि एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है ना। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ कि E एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकालो बच्चों, तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लस पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का आपने फॉर्मूला निकाला था पहले, तो आप फर्स्ट स्लाइड में उसको देख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपका था हाफ KA² cos² ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और आपका पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जब आपने मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को कितना माना है? 0। तो देखो ये लिखा हुआ है, अब इसका यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये लिखेंगे आप हाफ KA² sin² ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना बच्चों। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो आप यहाँ पर सॉल्व करके देखें, तो आप देखो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो हाफ KA², मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहीं से बता दे रहा हूँ। हाफ KA² हाफ KA², दोनों में कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो आंसर क्या बचेगा? हाफ KA²। आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। देखो फिर से कितना आ गया बच्चों? हाफ KA², मतलब कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना बच्चों। क्लियर है? तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आने के बावजूद आपका जो टोटल एनर्जी होता है वो हमेशा कैसा होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे
याद करो, आपको मैंने एनर्जीज का वो बताया था। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं उसको एक बार। ये प्लस ए है आपका और ये माइनस ए है। याद करो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी, कहाँ पर? मीन पोजीशन पे। तो मैक्सिमम होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी है मीन पोजीशन पे? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे अगर आपने जीरो माना है तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो है। अब आप याद करो, जब आप एक्सट्रीम की तरफ जाते थे तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाता था, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और मैक्सिमम एक्स हो गया है डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम। मतलब जब आप मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम में जाते हो तो काइनेटिक एनर्जी घटती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी घटेगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी, और वापस आते हुए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। और फिर से नेगेटिव एक्सट्रीम में आते हुए यहाँ फिर से वेलोसिटी जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। और फिर वापस आते हुए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो आप देख पा रहे हो कि पूरे प्रोसेस के दौरान काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं, बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जो सम है एनर्जी का वो हमेशा कांस्टेंट है, मतलब हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। इस बात का बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान देंगे, है ना। तो इसको अपन ग्राफिकल एनालिसिस से भी समझते हैं ना। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करेंगे और ये पूरी चीज़ें नोट कर लेंगे। तो आपने कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो एनर्जी का रिलेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये हम इसका ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना बच्चों। देखो कैसे, आप ऐसा मान लो कि आपने ये ग्राफ बनाया ऐसे, है ना, और ये ऐसे मान लो आप एक्स और एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लॉट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पता होगा। पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या है बच्चों? हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये ग्राफ तब बनाया है जब आपने मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी हुई है? जीरो, तब बना रहे हैं। अब जिन बच्चों को ग्राफिकल एनालिसिस थोड़ी सी भी आती है उनको पता है कि ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है ना, पैराबोला बनता है ना बच्चों, पैराबोलिक इक्वेशन है। और यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर, और ये ऐसा पैराबोला बनता है। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो इस टाइप का पैराबोला बनता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो इस तरीके का पैराबोला बनता है ना। ये शायद बच्चे जानते होंगे आप लोग, है ना, नहीं तो आप सीख लो। एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ मूव होता है पैराबोला का, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, माइनस ए है और ये प्लस ए है। अब अपन काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बनाए, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बनाएंगे यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या है बच्चों? हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, और बच्चे जानते होंगे कि जब कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो वो इस तरीके से बनता है, नीचे की तरफ मुंह होता है पैराबोला का। तो ये ऐसा हुआ, है ना बच्चों। अब आप ध्यान से देखें, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम ये रहेगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये आपका जो ब्लैक कलर से मैंने आपको ग्राफ बनाया है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और जो आपका ब्लू लाइन से ग्राफ बनाया गया है ये आपका काइनेटिक एनर्जी का है। तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। कितनी? तो ये है हाफ के ए स्क्वायर। उसके बाद देखो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बट उनका सम अभी भी हाफ के एक्स स्क्वायर है। फिर वो बीच में देखो आप, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो अभी भी हाफ के स्क्वायर है। फिर ये काइनेटिक एनर्जी घट रही है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बट सम हाफ के स्क्वायर ही रहेगा। तो ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी। ये बच्चों आपका टोटल एनर्जी का ग्राफ है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। इस तरीके से आप टोटल एनर्जी का ग्राफ बना सकते हैं, है ना। ठीक।
अब ध्यान से देखो तो आप ये टोटल एनर्जी का ग्राफ टाइम के साथ ही बना सकते हैं ना। ये एक्स के साथ हमने बनाया है, हम टाइम के साथ बनाते हैं, तो उसको ज़रा यहाँ बनाते हैं दूसरे इस पर। अब आप ध्यान से देखो, हमने क्या मान के रखा है, दो कंडीशन कि मीन पोजीशन पे आपने 0 मान लो, कुछ भी मानोगे तो यही आएगा, बट ऐसा मानोगे तो आसानी से आपको ग्राफ समझ में आएगा, इसलिए मैंने ऐसा मान लिया। और हम फाई नॉट मतलब इनिशियल फेज को भी फिलहाल के लिए अपन 0 मान लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन है, यानी आप ध्यान से देखो तो x की जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, a साइन ओमेगा टी, और इससे अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे dx/dt तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना, ऐसा कुछ होगा। ये बात तो आपका सही है। उसके बाद ध्यान से देखो तो आप अगर निकालेंगे, टाइम का फंक्शन बताना ना हमें, तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मीन पोजीशन पे आपने 0 माना हुआ है, तो क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के लिए ये लिखेंगे तो हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप उसी को प्लॉट करें, ध्यान से देखें, ये आपका टाइम वर्सेस एक्स का ग्राफ है। तो मैं यहाँ पे पुट करके आपको इस तरीके से, ये ग्राफ है आपका, है ना। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इस ग्राफ को मैं यहाँ पे मैं आपको टाइम का वो भी ड्यूरेशन भी बताता हूँ। आपको याद है जब मीन पोजीशन से हम चलते थे तो यहाँ पे t=0 से हम ऐसे आगे बढ़ते थे, फिर प्लस a की तरफ जाते थे, तो हमारा टाइम होता था t/4, ये सब मैं निकलवा चुका हूँ, है ना। फिर वापस जब मीन पोजीशन आते थे तो टाइम होता था t/2, फिर माइनस एक्सट्रीम पे जाते थे तो टाइम होता था 3t/4, और जब हम वापस आते थे तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड होता था बच्चों। तो इसी तरीके से ये टाइम 0 है, ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो t/4 है, ये आपका t/2 है, ये आपका 3t/4 है, और ये आपका टाइम पीरियड, और वैसे ही आगे चलता जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो आप ग्राफ बना रहे हैं किस किस के बीच का बच्चों, t वर्सेस u का, यूटी ग्राफ। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। आप देखो यहाँ पे जो u वाले में ग्राफ है, इसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, मतलब स्क्वायरिंग हो गई है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और जब x नेगेटिव है बट उसका स्क्वायर हो जाएगा तो u हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। यानी पॉजिटिव x में भी पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव x में भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो u का ग्राफ ऐसे बनेगा बच्चों, ऐसे एंड सो ऑन। वैसे ही आप यहाँ पे देखो, जब आपने वेलोसिटी लिखी है तो ये लिखा है, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन टाइप हाफ mv², और v² मतलब a² ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे ही लिखेंगे ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि m ओमेगा स्क्वायर को k लिख सकते हैं, तो हाफ ka² कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी अपन ग्राफ बनाते हैं, है ना, ऐसे देखो आप सबसे पहले आप vt बनाओ, v, और यहाँ पे बनाएंगे अपन t। तो vt का ग्राफ देखो आप कैसे बनेगा, vt का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये कॉस वाला फंक्शन है ना बच्चों, मैंने ग्राफ बनाना सिखाया था पहले, तो ये ऐसे, अगर आपको याद होगा, है ना, इस तरीके से ग्राफ बनता है vt का। और अब हमें k काइनेटिक एनर्जी वर्सेस t का ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बताइए। अब आप ध्यान से देखो तो काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर है, मतलब जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू है उसका भी स्क्वायर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम से 0, फिर ये नेगेटिव वाला भी स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, फिर ये पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, और ये नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो ये टाइम 0 है, ये टाइम आपका t/4 है, ये टाइम आपका t/2 है, ये टाइम आपका 3t/4 है, और ये वाला जो टाइम है ये आपका टाइम पीरियड t है। अब आप ध्यान से देखो 0 पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है, बट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, फिर वही
T/4 टाइम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है बट काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब इसको हम एक ही ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखें, ये यहाँ डिफाइन करते हैं हम, ये आपका टाइम वर्सेस, अब जो एनर्जी और टाइम का हम ग्राफ बना रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, उसमें आप देखिए ये ऐसे जा रहा है ना बच्चों, इस हिसाब से, और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे। पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, ब्लू कलर से बना लेते हैं, या फिर आपको जैसे मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हम ब्लैक कलर से बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ था, है ना। तो हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना लिया, लो इस तरीके से। अब ये आपका टाइम 0 है, ये तो मैंने अब ये बात आपको पता है। फिर यहाँ पे जो टाइम है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी T/4 पर है, फिर मिनिमम आपका T/2 पर है, फिर मैक्सिमम आपका 3T/4 पर है, और ये टाइम पीरियड, और ऐसे टाइम चलता जाएगा, T/4 ऐड होता जाएगा, है ना बच्चों। तो वो आप कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐसे आपका आगे तक चलता जाएगा, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखो आप, तो अगर इसी में हम किसका ग्राफ बनाएं, ये आपका ब्लैक कलर से हमने किसका ग्राफ बनाया बच्चों, तो अगर डार्क कर देते हैं इस तरीके से, इस ब्लैक कलर के ग्राफ का मतलब आप किसका ग्राफ बना रहे हैं, यू टी का ग्राफ, है ना। अब हम ब्लू कलर से किसका ग्राफ बनाएंगे, के का। देखो यू और काइनेटिक एनर्जी में दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है ½ k², वो दोनों का सेम है ना, तो उसके लिए घबराए नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखो 0 समय पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, तो यहाँ पे मैक्सिमम पे जाएंगे, फिर वो T/4 पे मिनिमम हुई, तो यहाँ पे आएंगे ना, फिर T/2 पर वो मैक्सिमम हुई, तो ऊपर जाएंगे, तो देखो इस तरीके का ग्राफ आएगा, T/4 पे मैक्स मिनिमम, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और फिर ये ऐसा। तो ये जो ब्लू कलर से आपने ग्राफ बनाया है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का किसी भी समय पे सम, देखो यहाँ पे ये भी ½ k² है, मैक्सिमम वैल्यू तो ½ k² थी ना, और ये भी आपका काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब ½ k², फिर यहाँ पे भी देखो ½ k²। तो पूरे दौरान जो टोटल एनर्जी है, अगर उसको ग्राफ ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा, टोटल एनर्जी का ग्राफ होगा ½ k², और ये हमेशा कांस्टेंट है। तो आई होप ये आपको बात क्लियर होगी, है ना बच्चों। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखो ये कंप्लीट साइकिल है, एक साइकिल है पूरे का, तो इसका टाइम पीरियड t है, किसका, xt में, xt डिस्प्लेसमेंट का, है ना बच्चों। एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो t होता है डिस्प्लेसमेंट में, वो वापस मीन पे आता है। लेकिन आप पोटेंशियल एनर्जी और उसके बारे में देखो, आप काइनेटिक एनर्जी ध्यान से देखो, तो ये अपने आप को कहाँ से रिपीट कर रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ है, ये अपने आप को T/2 से ही रिपीट कर लेता है, T/2 पे, क्योंकि स्क्वायर हो गया ना बच्चों, तो नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो गया। तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अपने आप को कितने देर के बाद रिपीट कर रहे हैं, T/2। वो तो टाइम पीरियड जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का है वो t नहीं है, वो x और v जैसा नहीं है, जो वेलोसिटी और पोजीशन का था वो उससे हाफ है उसका टाइम पीरियड। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड कितना है बच्चों, T/2। अगर टाइम पीरियड आधा हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, ये x और v से डबल हो गई, है ना बच्चों। x और v की जो फ्रीक्वेंसी है पोजीशन और वेलोसिटी की, उससे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, टाइम पीरियड अगर हाफ हो गया है तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। देखो जब x एक कंप्लीट साइकिल कवर करता है तो वहीं पर आपका पोटेंशियल एनर्जी उस एक साइकिल में अपनी 2 साइकिल कर लेता है। वैसी वेलोसिटी जब एक साइकिल कंप्लीट करता है तो उस समय काइनेटिक एनर्जी अपनी 2 साइकिल कंप्लीट कर लेती है, तो डबल है ना फ्रीक्वेंसी। वो एक साइकिल कर पा रहा है x और वेलोसिटी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 2 साइकिल कर लेते हैं उतनी देर में, तो डबल फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इस बात को नोट करके लिख लें, ये AI EEE में
IIT मेंस में भी पूछा गया सवाल है ना। तो आप लिख लेंगे कि आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ऐसा लिख लेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM is F, then the frequency of kinetic energy and potential energy is 2F। अगर SHM की फ्रीक्वेंसी आपकी F है तो SHM में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है बच्चों, जस्ट डबल, मतलब 2F हो जाएगी, है ना। तो मैंने आपको ये पूरा जो था ये सब किसके अंडर आएगा बच्चों, तो ये है ग्राफिकल एनालिसिस। तो मैंने आपको पूरा ग्राफ सब चीज़ों से समझाया हुआ है ना। लेकिन ये सब ग्राफ हमने तब बनाए हैं जब हमने मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया था, 0। कभी कभी आपको किताबों में ऐसे ग्राफ भी देते हैं जहाँ पे पोटेंशियल मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं मानी जाती है, तो एक बार उसका भी ग्राफ जल्दी से देख लेते हैं और ये अपना एनर्जी वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, है ना। चलिए, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ और ये सब आपने आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए, तो मैं आपको ग्राफ बनवाना चाहता हूँ किसका, कि जब आपने पोटेंशियल एनर्जी को 0 ना माना हो, है ना, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं मानी, तो लेट सपोज मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है अब और उसकी वैल्यू U0 है, U0, है ना। अब हम 0 नहीं मान रहे हैं, वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली अपने बच्चों, U0, है ना। अब आप ध्यान से देखो, तो अब आप जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं मान रहे हैं तो आपको फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा। जैसे आपको टोटल एनर्जी चाहिए भाई, तो टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x। अब काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x तो बदलेगा नहीं, वो तो वही रहेगा जो हमने पहले सीखा है, हाफ KA² माइनस हाफ KX², है ना। सिर्फ किस पे बदलाव आएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x। अब जब मीन पोजीशन 0 नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता था बच्चों, x पर हाफ KX² प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया बच्चों, U0, तो यहाँ पे लिख देंगे U0। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी एट x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, टोटल एनर्जी एट x आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो हाफ KX² हाफ K² कैंसिल हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस, मतलब आंसर आएगा आपका हाफ KA² प्लस U0, हाफ KA² प्लस U0, है ना बच्चों। और उसके बाद फिर मैं आपसे बोलूं कि देखो टोटल एनर्जी अभी भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट ही है ना। अब अपन t के टर्म्स में निकालते हैं, तो टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लस पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये तो आप लिखना जानते ही हो, हाफ KA² cos² ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ये तो लिखा ही था आपने। और पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिखोगे बच्चों, हाफ KA² sin² ओमेगा t प्लस फाई नॉट, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, और उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, U0। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। तो इन दोनों में ये हाफ KA² तो बाहर आ जाएगा कॉमन, और अंदर क्या बचेगा बच्चों, दिस प्लस दिस, तो ये 1 हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, और प्लस ये आएगा U0। देखो अभी भी कैसी आ रही है बच्चों, कांस्टेंट, मतलब किसी भी केस में ले लो आपकी टोटल एनर्जी कैसी आएगी बच्चों, कांस्टेंट आएगी, है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, जब हमने मीन पोजीशन पे 0 नहीं माना हुआ है तब भी क्या होता है, ये भी आपको क्लियर है। अब उसका ग्राफ बनाए अपन, तो ग्राफिकल
अगर एनालिसिस करें तो एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे अब, क्योंकि उससे फिर से वो और वो पूछा भी नहीं जाता है, एक्स वाला ही आता है, तो उसको आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपका सबसे पहले तो यू एक्स देखें, तो यू एक्स तो आपका ये है बच्चों। अब ध्यान से देखो, ये ऊपर की तरफ वाला पैराबोला तो है, लेकिन अब वो 0 से स्टार्ट होगा कि यू नॉट से स्टार्ट होगा? तो बच्चों अब वो यू नॉट से स्टार्ट होगा, मतलब उसका बेस जो है वो ओरिजिन पे नहीं आएगा, है ना। इस बात को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो ये ऐसे इस तरीके से, है ना, ये आपका u का ग्राफ होगा, क्योंकि अब वो एक कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा है, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा, है ना, u नॉट पे। और आपका काइनेटिक एनर्जी का बच्चों, ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है। काइनेटिक एनर्जी का बना के देखो, कैसे बनाओगे? देखो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया क्या बच्चों? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ तो वही है जो पहले था। देखो आप, काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये पहले वाले में भी तो यही था और अभी भी यही है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो काइनेटिक एनर्जी का तो ऐसे ही बनेगा, ये हाफ के ए स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो हाफ के ए स्क्वायर ही है। उसके बाद ध्यान से देखो आप, तो क्या होगा? अब टोटल एनर्जी क्या होगा? तो टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट आएगा, मतलब वो थोड़ा सा और ऊपर आएगा इधर। आप कहीं पे भी ऐड करो यही आंसर आएगा। तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी ये, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट कितनी रहेगी बच्चों? हाफ के स्क्वायर रहेगी अब की, हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट रहेगी। तो हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट। तो ये ग्राफ है जब आपने मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो नहीं माना। मैंने जीरो मान के भी आपको सॉल्व करा दिया और जीरो नहीं भी मानकर सॉल्व करा दिया। तो हमें दोनों तरीक़ों से चीज़ें पता होनी चाहिए। हालांकि 95% केस में वो पुरानी एनालिसिस ही काम आएगी, क्योंकि आपको अगर नहीं भी दिया हो तो आपको मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी है? जीरो। 1-2% कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। तो आई होप आपको एनर्जी का कंसेप्ट, काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आई होंगी। और फिर हम एनर्जी पढ़कर कुछ सवाल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, एनर्जी से रिलेटेड, है ना। 2-3 सवाल भी कर लेंगे ताकि अपन को कॉन्फिडेंस आ जाए, और उसके बाद फिर आगे थ्योरी बढ़ाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही।